हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज शर्मा एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके क्या कारण हैं, इसके नियम क्या हैं, व दैनिक जीवन से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल। और इस वीडियो के लास्ट में आपको एक प्रैक्टिकल मिलेगा, यानी कि एक एक्टिविटी मिलेगी इस टॉपिक से जुड़ी हुई। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक्टिविटी जरूर देखना। आइए पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए, आपने सुना होगा कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ये बात तब तक सही है जब तक प्रकाश किसी एक माध्यम से जाए। माध्यम को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मीडियम। यानी लाइट अगर एक मीडियम से जाती है तो ये बात सही है। पहली बात हम यही करते हैं, मीडियम क्या होता है? जहां से भी लाइट गुजरे, जिस जगह से भी लाइट गुजर जाए, वही लाइट का क्या होता है? मीडियम होता है। यानी कि लाइट अगर एयर से जा रही है तो एयर एक मीडियम है, लाइट अगर पानी से जा रही है तो पानी भी एक मीडियम है, लाइट ग्लास में से जा रही है तो ग्लास भी क्या है? एक मीडियम है। जहां से लाइट गुजरे वही मीडियम होता है। अब आपको दो तरह के मीडियम पढ़ने को मिलेंगे। पहली तरह का मीडियम आपको पढ़ने को मिलेगा वो है विरल माध्यम, और दूसरी तरह का जो मीडियम आपको मिलने वाला है वो है सघन माध्यम। विरल माध्यम को इंग्लिश में हम कहते हैं रेयरर मीडियम, और इसको कहते हैं डेंसर मीडियम। जहां से प्रकाश को गुजरने में कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, प्रकाश आसानी से गुजर जाए, वो विरल माध्यम होता है। प्रकाशीय विरल माध्यम भी आप इसको कह सकते हो। जहां से प्रकाश को गुजरने में दिक्कत आए उसको हम क्या कहते हैं? सघन माध्यम। जैसे आप यूं मानिए कि एक जगह निर्वात है, जहां कुछ भी नहीं है, वहां से प्रकाश गुजर रहा है, और दूसरी जगह कांच है यानी कि ग्लास, जहां से प्रकाश गुजर रहा है। निर्वात में प्रकाश को गुजरने में कोई परेशानी नहीं होती, तो निर्वात कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। ग्लास में से जब प्रकाश गुजरता है तो उसको थोड़ी परेशानी होती है गुजरने में, तो वो कैसा माध्यम है? सघन। यानी कि जो माध्यम प्रकाश को आसानी से जाने दे विरल है, जो ना जाने दे वो कैसा है? सघन है। ग्लास एक सघन माध्यम का उदाहरण है। ये जो दो माध्यम आप पढ़ रहे हो ये कंपैरिजन में पढ़े जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्लास हर बार सघन माध्यम है। कुछ ऐसे भी माध्यम हो सकते हैं जो ग्लास से भी सघन हो। ठीक है, तो सघन माध्यम को हम यूं भी कह सकते हैं कि किसी की तुलना में सघन है वो। यानी कि कांच निर्वात की तुलना में कैसा है? सघन माध्यम है। ठीक है, 3 एग्जाम्पल लीजिए। एक निर्वात है, एक पानी है और एक ग्लास है। तो अब ध्यान से देखना, निर्वात सरल विरल माध्यम है, इसमें प्रकाश को जाने में कोई परेशानी नहीं है। अब ये दोनों माध्यम सघन हैं, पानी भी और ग्लास भी। किसके मुकाबले? निर्वात के मुकाबले। परंतु जब हम इन दोनों में तुलना करें, वाटर और ग्लास में, तो वाटर में प्रकाश आसानी से जा सकता है। तो कांच के मुकाबले पानी कैसा माध्यम है? विरल। और कांच कैसा है पानी के मुकाबले? सघन माध्यम है। आ जाएगी बात समझ में? इस बारे में हम जब अपवर्तनांक पढ़ेंगे तो एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं कि विरल और सघन माध्यम क्या है। आइए आगे देखते हैं। आपने अब तक क्या पढ़ा कि लाइट जो है वो सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, परंतु कब? जब वो एक ही माध्यम में से जा रही है। जब भी लाइट किन्हीं दो माध्यमों में से जाती है, मान लीजिए आपके पास 2 मीडियम हैं, तो लाइट कभी भी सीधी नहीं जाएगी, वो थोड़ा बैंड होके जाएगी। इसी बेंडिंग को, इसी मुड़ जाने को, इसी टेढ़े हो जाने को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। आइए प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा पढ़ते हैं। देखिए, प्रकाश का एक पारदर्शक माध्यम से, पारदर्शक माध्यम समझते हो? ट्रांसपेरेंट मीडियम। प्रकाश का एक पारदर्शक माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित हो जाना प्रकाश का क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। आ जाएगी बात समझ में? यानी प्रकाश किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में जाएगा तो वह थोड़ा टेढ़ा होके जाएगा, बैंड हो जाएगा, मुड़ के जाएगा। इसे प्रकाश का क्या कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे। अपवर्तन को अच्छे से समझने के लिए आइए कुछ छोटी छोटी टर्म्स पता करते हैं, जिससे हम अपवर्तन को और अच्छे से समझ सकें। आइए देखते हैं। देखिए, ये एक आयताकार कांच की स्लैब है, दिखाई दे रही है आपको। यदि कोई प्रकाश की किरण तिरछी रेखा में इधर आ रही है, ठीक है, जो किरण आ रही है इसको मैं आपतित किरण कहूंगा। क्या कहूंगा मैं इसको? आपतित किरण, और इंग्लिश में कहेंगे इसको इंसिडेंट रे। जिस बिंदु पे ये आके टकरा रही है उसको हम कहेंगे आपतन बिंदु।
आपतन बिंदु पर अगर मैं 90 डिग्री का कोण बना लूं, ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये क्या कहलाता है? अभिलंब। ये सब बातें आप परावर्तन में पढ़ चुके हो। ठीक है। जब प्रकाश की किरण इस तरह से तिरछी यहां आती है तो यह जानी तो चाहिए थी ऐसे, परंतु यह ऐसे नहीं जाती, थोड़ा बैंड होके जाती है इस तरह से। दिख रहा है आपको? जाना चाहिए था ऐसे, पर जा कैसे रही है? ऐसे। तो यही बेंडिंग क्या है? लाइट की क्या कहलाती है? अपवर्तन। ठीक है। तो जो ये किरण बैंड होके जा रही है, इस किरण को मैं कहता हूं अपवर्तित किरण। ठीक है। यहां पर दो एंगल दिखाई दे रहे हैं, एक एंगल ये है अभिलंब के साथ आपतित किरण का जो एंगल है इसको एंगल आई बोलते हैं, अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण के एंगल को एंगल आर बोलते हैं। एंगल आई और एंगल आर ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। समझ में आ जाएगा? अब देखिए, ये जो अपवर्तित किरण है जब इस कांच की ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी तब यह किरण क्या हो जाएगी? थोड़ा ऐसे निकलेगी। जिस बिंदु पे निकल रही है वहां पर हमने एक अभिलंब ड्रा कर लिया। इस किरण को जो बाहर निकली है इसको मैं कहूंगा निर्गत किरण, इंग्लिश में इसे कहेंगे एमर्जेंट रे। और जो ये एंगल बनेगा यहां पर इसको कहेंगे निर्गत कोण। आ जाएगा समझ में? आपको तीन एंगल दिखाई दे रहे हैं, ए एंगल, बी एंगल और सी एंगल। एंगल ए आपका कैसा एंगल है? आपतन कोण है। एंगल बी कैसा है? अपवर्तन कोण है। और एंगल सी कैसा है? निर्गत कोण है। आ जाएगा समझ में? अब इन सारी बातों को समझने के लिए हम एक एनिमेशन का सहारा लेते हैं। आइए एनिमेशन को देखते हैं और जो जो मैंने आपको बताया है आप वो सभी बातें उस एनिमेशन में देखने की कोशिश करेंगे। आइए एनिमेशन देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है अपवर्तन क्यों होता है, यानी कारण क्या है अपवर्तन का। आइए पता करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक ग्लास स्लैब है और लाइट जो है वो इस तरफ से आ रही है, यानी कि एयर से और ग्लास में आ रही है। एयर में लाइट की स्पीड जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो ग्लास है उसमें लाइट की स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि दोनों मीडियमों में लाइट की स्पीड अलग अलग है, जिस वजह से लाइट क्या हो रही है? बैंड हो रही है। जैसे ही यहां लाइट है, यहां तक लाइट की स्पीड ये आ रही थी 3 × और जैसे ही लाइट ग्लास में एंटर करेगी उसकी स्पीड में बदलाव होगा, कम होगी। ये स्पीड में बदलाव लाइट को क्या कर देता है? टेढ़ा कर देता है। आ जाएगी बात समझ में कि लाइट बैंड क्यों होती है? क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। स्पीड चेंज की वजह से लाइट क्या हो रही है? बैंड हो रही है। आ जाएगा समझ में? इसको समझने के लिए आप यूं मान लीजिए कि आपके पास एक गाड़ी है और वो रोड के ऊपर चल रही थी। जैसे ही रोड के ऊपर चलते चलते एकदम से बहुत सारी मिट्टी आ गई रोड के ऊपर, तो वहां पर जैसे ही गाड़ी आएगी गाड़ी की स्पीड में बदलाव हो जाएगा। ठीक है। और गाड़ी मिट्टी में थोड़ी सी टेढ़ी होकर निकलेगी। ऐसा ही कुछ लाइट के साथ भी होता है। लाइट की स्पीड में जैसे ही बदलाव होता है लाइट बैंड हो जाती है, और यही बैंडिंग जो है किसका कारण है? अपवर्तन का कारण है। इसको समझने के लिए थोड़ा और डीपली पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, लाइट एक्चुअल में वेव है। प्रकाश जो है वो एक वेव की फॉर्म में चलता है। ठीक है। यानी कि लाइट जब तिरछी किसी सतह पे पड़ती है, यानी किसी मीडियम में जाती है, तो देखिए लाइट जो है यहां ऐसे आ रही है, बहुत सारी वेव्स हैं इसके अंदर। अब देखिए जैसे ये तिरछी आती है तो लाइट का ये वाला जो हिस्सा है ना, इधर वाला हिस्सा, इसकी जो वेव्स हैं, यानी यहां जो वेव्स पार्टिकल्स हैं वो किसी मीडियम में पहले घुस जाते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये बाद में मीडियम में जाता है। ठीक है। यानी कि इस मीडियम यानी लाइट के इस हिस्से की जो वेव्स हैं वो पहले एंटर कर गई, यानी उनकी स्पीड में पहले बदलाव आ गया, और जो ये वाला हिस्सा है ये लाइट का उस मीडियम के पास बाद में पहुंचता है, यानी उसकी स्पीड में बदलाव बाद में आया है।
इस प्रकार दो अलग अलग स्पीड होने की वजह से लाइट जो है थोड़ी सी बैंड होके जाएगी। यानी कि लाइट के वेव नेचर को हम अगर समझें तो हम ये भी समझ सकते हैं कि लाइट जो है वो बैंड क्यों हो रही थी। आ जाएगी बात समझ में? तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट मेनली रीजन यही काम कर रहा है कि स्पीड अलग अलग हुई। स्पीड अलग अलग होने की वजह से लाइट क्या हो रही है? बैंड हो रही है। आइए अब कुछ केस पढ़ते हैं जहां से हम बेंडिंग ऑफ लाइट को यूं समझ पाए कि लाइट किस तरफ बैंड होगी। ठीक है, आइए पहला केस देखते हैं। हमारा पहला केस है जब लाइट एयर टू ग्लास इंटर करे, यानी कि हवा से कांच के अंदर जाए, तब लाइट किस तरफ बैंड होती है ये पता करना है। आइए देखते हैं। देखिए, आप ये मान लीजिए ये आपके पास एक कांच की स्लैब है। ठीक है, लाइट जो है यहाँ से आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, ये आपका यहाँ पर नॉर्मल ड्रा हो गया यानी अभिलंब। जब लाइट यहाँ आती है तो उसको ऐसे जाना चाहिए था अगर ये मीडियम एक ही होता, पर लाइट अगर एयर से ग्लास में आ रही है तो वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बैंड हो रही है। किसकी तरफ बैंड हो रही है? नॉर्मल की तरफ। जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे बैंड हो रही है। तो हमारा पहला केस क्या है? जब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? एयर टू ग्लास। तो हम एयर को कैसा माध्यम मानेंगे? विरल माध्यम। ग्लास कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। और लाइट क्या हुई है? अभिलंब की ओर मुड़ गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो क्या बन गया ये? विस्की। क्या बन गया? विस्की। तो आपको क्या याद रखना है केस 1 में कि यदि लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। यानी व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। आ जाएगा समझ में? दूसरा केस देखिए, यदि इससे अपोजिट होता। कैसे? यदि लाइट यहां से चलती तो ये कैसी किरण होगी? आपतित किरण होगी। ये क्या है? अभिलंब हो जाएगा। तो अब की बार लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, पर लाइट ऐसे जाएगी, यानी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझ में आ गई बात? यहां क्या था? टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां क्या है? अवे, यानी अभिलंब से दूर जाएगी। तो मैं इसको कैसे लिखूं? यदि लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। सविदु याद रखना है। ये क्या था? विस्की। और ये क्या है? सविदु। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। आ जाएगी ये बात भी समझ में? तीसरी बात समझने की कोशिश करिए। यदि लाइट परपेंडिकुलरली आए, तिरछी, अब तक लाइट तिरछी आ रही थी तभी अपवर्तन हो रहा था। यदि लाइट परपेंडिकुलरली आएगी तो कोई अपवर्तन नहीं होगा। ऐसा क्यों है? आइए समझते हैं। देखिए, यदि लाइट इस तरह से आ रही है तो लाइट वेव के रूप में ट्रेवल कर रही थी। लाइट के जितने भी वेव पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे इस पॉइंट के ऊपर अगले मीडियम में एक ही साथ इंटर कर रहे हैं। यानी कि वहां क्या हो रहा था? लाइट जिस तरह से आ रही थी, लाइट का ये जो वेव पार्टिकल्स थे ये पहले इंटर कर रहे थे, ये बाद में। अगर लाइट तिरछी आती है तो इस वजह से स्पीड में बदलाव हो रहा था और अपवर्तन हो रहा था। परंतु यहां लाइट एक ही साथ मीडियम में एंटर करती है, जिस वजह से सारे पार्टिकल्स की स्पीड एक साथ बदलती है। ऐसे केस में कोई अपवर्तन नहीं होता। यानी लाइट अगर परपेंडिकुलरली आई है, 90 डिग्री पे आई है, तो सीधी निकल जाएगी बिना किसी अपवर्तन के। आ जाएगा समझ में? तो आपने 3 केस पढ़ लिए। पहले केस में आपका विस्की याद रखना है, दूसरे केस में सविदु याद रखना है, और तीसरे केस में कोई भी अपवर्तन नहीं होगा। आइए आखिरी केस पढ़ते हैं, केस नंबर 4। इस केस में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि लाइट जो है एयर से ग्लास में और ग्लास से कहाँ जा रही है? एयर में। अब तक हमने 2 ही मीडियम पढ़े थे एक साथ, अब हम 3 मीडियमों को एक साथ पढ़ रहे हैं। पहला एयर है, एयर से लाइट ग्लास में आई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। दिख रहा है आपको? ये ग्रीन लाइट जो है ये नॉर्मल की तरफ आ गई, यानी 2 नंबर जो रे आपको दिखाई दे रही है। अब 2 नंबर रे जब इंसिडेंट रे बनी तो थोड़ी सी टेढ़ा होकर निकल गई, यानी जो 3 नंबर रे है वो अभिलंब से दूर होगी। मैंने जो 2 केसेस आपको पढ़ाए थे उन दोनों को एक साथ पढ़ लिया, जोड़ दिया मैंने। अब यहाँ जो हमारा केस है, जो समझने की बात है वो ये है कि यहाँ जो तीसरी किरण है, इस किरण को हम निर्गत किरण कहते हैं, एमर्जेंट रे। पहली रे आपतित किरण, दूसरी रे अपवर्तित किरण, और तीसरी जब ये वापिस एयर में आई तो इसको हमने क्या कहा है? निर्गत किरण कहा है।
यहाँ जो समझने की बात है वो ये है कि जो निर्गत किरण है वो आपतित किरण के समानांतर हो जाती है। यानी वास्तव में किरण को यहाँ अगर कोई माध्यम एक ही होते सारे माध्यम तो ये ऐसे जाती, अलग अलग मीडियम में आने की वजह से ये थोड़ी यहाँ आई है। तो ये जो दूरी का विस्थापन हुआ है, यानी कि आपको यहाँ किरण दिखाई दे रही है, जाना कहाँ था यहाँ, ये जो दूरी में बदलाव है इसको हम क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आ जाएगी बात समझ में? तो आपको यहाँ से ये भी याद होना चाहिए कि निर्गत किरण क्या है और पार्श्विक विस्थापन क्या है। पार्श्विक विस्थापन समझ जाएंगे, ये जो डिस्टेंस, ये जो दूरी है, इसको हम क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। आइए आगे पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि प्रकाशीय अपवर्तन के नियम। आइए पढ़ते हैं। आपतित किरण, इस स्लैब में आपको दिख रहा है नंबर 1, ये आपतित किरण है। अपवर्तित किरण आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर वाली लाइन। अभिलंब ये MN आपको दिख रहे हैं। आपतन बिंदु पर यानी O पर सभी एक ही तल में होते हैं। यानी क्या कहा है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। तल का मतलब क्या है, प्लेन, यानी ये एक प्लेन है, पेपर एक प्लेन है। ठीक है, ये सभी पेपर पर हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग प्लेन। अलग अलग प्लेन का मतलब ये होता, जैसे मान लीजिए ये जो रे है नंबर 1, ये ऐसे होती और ये ऐसे होती, ये अलग अलग प्लेन हो गए। अब दो, ये मान लीजिए आपतित किरण होती और ये अपवर्तित किरण होती, तो हम कहते हैं दोनों अलग अलग प्लेन में हैं। एक ही प्लेन का मतलब है ये ऐसे हैं, दोनों पेपर पर हैं। आ जाएगी बात समझ में? तो पहला नियम समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा नियम देखिए क्या है। इस दूसरे नियम को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्या है। परावर्तन जब आपने पढ़ा तब ये पढ़ा था कि एंगल I और R हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, परंतु अपवर्तन में ऐसा नहीं है। फिर भी इनमें एक रिलेशन है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। वो क्या है, साइन I, यानी आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, स्थिर होते हैं। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक। ये क्या होता है, ये हम अपने अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल इतना याद रख लीजिए कि इन दोनों का जो साइन होता है, उनका जो रेशो होता है, जो अनुपात होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट। तो दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, स्थिर होते हैं। ये अपवर्तन का क्या है, दूसरा नियम है। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी अपवर्तन के प्रभाव। आइए पहला प्रभाव पढ़ते हैं। जब पानी से भरे गिलास में एक पेंसिल को टेढ़ी करके रखते हैं तो वायु तथा पानी के बीच की रेखा पर पेंसिल टूटी हुई दिखाई देती है। तो आपको करना क्या है, फटाफट एक कांच का गिलास लेना है, उसमें थोड़ा पानी डालना है और पेंसिल को टेढ़ी करके खड़ा कर देना है। जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, तो आप पाओगे कि पेंसिल थोड़ी टेढ़ी या टूटी हुई दिखाई देती है। इसका कारण क्या है, आइए पता करते हैं। देखिए, आपने कांच के गिलास में पेंसिल खड़ी कर दी पानी डाल के। मान लीजिए कांच का गिलास है और ये आपने पेंसिल यहाँ पे खड़ी कर दी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पेंसिल के इस बिंदु से प्रकाश की किरणें जब यहाँ तक आती हैं तो सीधी आती हैं, क्योंकि यहाँ एक ही मीडियम है। अगली बात समझ में, यानी पानी यहाँ पर एक मीडियम है, पर जब ये किरणें यहाँ से निकलती हैं तो थोड़ा सा बैंड होके निकलती हैं और हमारी आंखों तक पहुँचती हैं। जब हमारी आंखों तक ये पहुंचती हैं तो ये किरणें कहीं मिल नहीं रही थी, तो इमेज नहीं बनी। आंखें जब इन किरणों को, यानी मस्तिष्क इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाता है तो ये किसी एक बिंदु पे मिलती हैं। वो बिंदु उस बिंदु से डिफरेंट है, यानी कि आपको पेंसिल वास्तव में यहाँ दिखाई दे रही है, जबकि है कहाँ, यहाँ। तो ये जो टेढ़ापन है, ये जो है अपवर्तन के कारण है। आ जाएगी बात समझ में? पेंसिल है तो यहाँ, परंतु आपको दिखाई कहाँ दे रही है, यहाँ दिखाई दे रही है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। आइए अगली प्रभाव को पढ़ते हैं। कांच के बर्तन में रखा नींबू पानी डालने के बाद जब साइड से देखा जाता है तो मोटा प्रतीत होता है। करना क्या है, 2 गिलास लीजिए, फटाफट कांच के होने चाहिए, दोनों में पानी डाल दीजिए। ठीक है, उन दोनों में नींबू भी डाल दीजिए। उन दोनों को ध्यान से देखो। अब आप दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, नींबू का आकार बड़ा दिखाई दे रहा है। अब 1 गिलास का पानी निकाल दो
दूसरे में रखे रहने देना। अब फर्क देखना कि ये जो वाला नींबू जो आपको पहले बड़ा दिखाई दे रहा था अब आकार में छोटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर एक ही मीडियम रह गया, एयर। जब दो मीडियम होते हैं तो अपवर्तन होता है। अगली बात समझ में, एक मीडियम में अपवर्तन नहीं होता। अगला प्रश्न, जब छपे हुए कागज पर यानी कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर कांच की स्लैब रख दें, जैसे मान लीजिए ये कांच की स्लैब है, ये इसके ऊपर रख दें तो अक्सर थोड़े से ऊपर उठे हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस हिस्से को ऑब्जर्व करना, जब मैं इसको आगे की तरफ करता हूं तो आपको लगेगा कि अक्सर थोड़े से ऊपर आ रहे हैं। ये किस वजह से हो रहा है? अपवर्तन के कारण। दिख रहा है? आप यहां ऑब्जर्व करो, इस पॉइंट पे ये चल रहा है साथ साथ, आप देखोगे कि क्या हो रहा है, अक्सर थोड़े ऊपर आ रहे हैं। ये किस वजह से हो रहा है? अपवर्तन के कारण। आइए आगे पढ़ते हैं। पानी से भरे गिलास में पड़ा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखता है। ठीक है, इस बात को ऑब्जर्व करने के लिए आप एक काम करना, घर में कोई बाल्टी है उसको ले लेना, उसमें एक सिक्का डाल लेना और उसको उठाने की कोशिश करना। आप उस सिक्के को पहली बार में शायद नहीं उठा पाएंगे। इसका कारण क्या है? क्योंकि आप यहां से जब देख रहे हो तो आपको सिक्का यहां दिखाई दे रहा है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि सिक्का वास्तव में बाल्टी की तलहटी में है, नीचे पड़ा है। ऐसा किस लिए है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी हमारे को थोड़ा सा भ्रम होता है कि सिक्का वास्तव में कहां है, हम उसकी सही स्थिति नहीं पता कर पाते। आखिरी, किसी तालाब के तल का ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देना। जब भी आप किसी तालाब के या नहर के किनारे पर बैठ के उसकी तलहटी को देखते हैं तो वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देती है, जबकि वास्तव में गहराई थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, ऐसा किस वजह से हो रहा है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो आपने अपने दैनिक जीवन में अपवर्तन के कुछ प्रभाव देखे। अब हम एक एक्टिविटी देखेंगे जिसके द्वारा अपवर्तन को और अच्छे से समझ सकें। ठीक है, आइए देखते हैं। आपको दो बाउल दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों बाउल्स में कुछ नहीं रखा है। अब मैं एक काम करता हूं, इन दोनों बाउल्स में एक एक कॉइन रखता हूं। ठीक है, दोनों कॉइन आपको विजिबल हैं, यानी दिखाई दे रहे हैं। अब मैं बाउल्स को ऐसी पोजीशन पे ले जा रहा हूं जहां से आपको कॉइन विजिबल ना हो। अब आपको किसी बाउल में कोई भी कॉइन नहीं दिख रहा है। ठीक है, देखिए, जब मैं बाउल के अंदर थोड़ा पानी डालता हूं तो क्या मैजिक होता है? मैजिक ये है कि आपको बाउल में कॉइन दिखने लग गया। ऐसा कैसे हुआ? दूसरे वाले बाउल में कॉइन नहीं दिख रहा, इस वाले में दिख रहा है, दूरी समान है और कुछ बदलाव भी नहीं किया। आइए इसके पीछे की साइंस पता करते हैं। ये जो बाउल है आपके पास जिसमें आपने पानी डाला है, इसमें दो मीडियम है, यानी दो माध्यम है। कौन कौन से? एक वाटर है और दूसरा एयर है, जो कैमरा और उस कॉइन के बीच में है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों में से जाएगी, ठीक है, दो माध्यम कौन कौन से हो गए यहाँ पे? वाटर और एयर, तो वो थोड़ी बैंड हो जाती है, सीधी नहीं जाती। प्रकाश तभी सीधा चलता है जब वो एक मीडियम में जा रहा हो। प्रकाश थोड़ा बैंड होके चलेगा, मुड़ जाएगा जब वो कितने मीडियम में से जाएगा? किन्हीं दो मीडियम में से जाएगा। यानी वहां क्या हो रहा है? लाइट नीचे से तो सीधी आ रही है। देखिए, ये एक स्ट्रॉ है जिससे आप कोल्ड ड्रिंक फ्रूटी वगैरह पीते हो। इस स्ट्रॉ से आपको क्या समझना है कि लाइट नीचे से तो सीधी आ रही है, पानी से लाइट सीधी आ रही है, पर जैसे ही पानी की सरफेस से एयर में आती है तो थोड़ा बैंड हो जाती है। क्या हो जाती है? थोड़ा बैंड। इस बेंडिंग को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। अब वो जो कॉइन है वो इस बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखाई दे रहा है। क्यों? जो कॉइन है वो एक सोर्स है, यानी कि प्रकाश का एक स्रोत है। ठीक है, उससे लाइट अपवर्तित होकर हम तक आ रही है। ठीक है, अपवर्तन के कारण वो कॉइन हमें दिखाई दे रहा है। और दूसरे बाउल में सिर्फ एक ही मीडियम है, यानी कौन सा? एयर। वहां से जो लाइट आ रही है वो बैंड नहीं हो रही, वो सीधी जा रही है और सीधी हमारे कैमरा के ऊपर से जा रही है, यानी आपको नहीं दिखाई दे रही। परंतु यदि मैं उस बाउल में भी पानी डाल दूं, देखिए, उस बाउल में भी पानी डाल देता हूं तो वहां से आने वाली लाइट भी थोड़ा बैंड होके आएगी। अब हमारे कैमरा के पास आने लगी वो लाइट अगर बैंड होके आ रही है तो हमें दिखाई दे रही है, यानी इस केस में अगर सीधी जा रही थी हमें नहीं दिख रही थी। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का टेढ़ा हो जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का
अपवर्तन। प्रकाश टेढ़ा तभी होता है जब वो दो मीडियम से गुजरता है। यहाँ दो मीडियम क्या क्या है, वाटर और एयर। अगर दोनों पानी हटा दूंगा मैं यहाँ से तो आपको कॉइन फिर से दिखने बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइट जो आएगी वो एक ही मीडियम से आएगी और बगैर बैंड हुए आएगी, और बगैर बैंड हुए आएगी तो आपको दिखाई नहीं देगी। क्या सीखा? कि लाइट बैंड भी होती है, यानी प्रकाश केवल सीधा नहीं चलता, प्रकाश मुड़ के भी चलता है, और प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, अपवर्तन। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो आपको वीडियो कैसे लगे आप जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।